मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं और कक्षा 7वीं की जो पुस्तक है उसका नाम है रुचिरा। ठीक है, पिछली क्लास में आपने संस्कृत में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम शुरुआत से प्रारंभ करते हैं। संस्कृत में जो पहला पाठ व्याकरण का है, वर्ण विचार। संस्कृत में कितने वर्णों को मान्यता दी गई है और उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उनका उच्चारण स्थान क्या है, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं वर्ण। सबसे पहले तो ये समझ लें वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कितने वर्णों को संस्कृत भाषा में मान्यता दी गई है, कितने वर्णों को संस्कृत भाषा में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और तीसरा अयोग्यवाह। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग्यवाह। ठीक है, जो स्वर हैं, स्वर किसे कहते हैं? पहला स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए या जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए, जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर दो प्रकार के, स्वर के प्रकार दो। पहले लघु स्वर बोले या ह्रस्व स्वर बोले, आपकी समझ में हम बोलते हैं लघु या ह्रस्व। दूसरा लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और वी। अ, ई, उ और वी। दीर्घ स्वर आ, ई, उ,
जल्दी, आ की पूरी, ए, ऐ, ओ और औ। 5 3 8 3 13 2 13। लघु स्वरों की संख्या 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या 8। इस प्रकार से पूरे स्वरों की संख्या 13। संस्कृत भाषा में 13 स्वरों को मान्यता दी गई, जिनमें 5 लघु या ऋष्य स्वर हैं और 8 दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्ण के दूसरे भेद पर। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन के 2 प्रकार, वर्गीय व्यंजन और दूसरा अवर्गीय। व्यंजन के 2 प्रकार, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इनको 5 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग का वर्ग के 5 व्यंजन। क, ग, घ और किल। चावल, चावल कैसी, छ, ज, झ और इ। चावल में 5 व्यंजन, कावल और पाव। कावल में टा, ख, ग, घ, ण। कावल में ता, थ, द, ध और न। पावल में पा, प, ब, भ और म। इन 5 वर्गों के 25 वर्ण वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। अब आते हैं अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है अंतस्थ और दूसरा है ऊष्म। अवर्गीय व्यंजन के 2 भाग, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल और व। ऊष्म स, श, स और ह। अवर्गीय व्यंजन हो गए
8। ठीक है। अब दूसरा है अंतिम भाग इसका, वर्ण का अंतिम भाग, स्वर, व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह। अयोगवाह दो प्रकार के हैं। पहला है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार बोलते हैं अंग और विसर्ग अ। ये हमारे संपूर्ण वर्ण हुए, वर्णों के भेद हुए। स्वरों की संख्या 13, व्यंजनों की संख्या 25, 8 और 2। तेरह है स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह। सबको मिलाकर के हो गए 46। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में 46 वर्णों को मान्यता दी गई। ठीक है, संस्कृत भाषा में 46 वर्णों को मान्यता दी गई। इन्हीं का इनमें प्रयोग होता है। अब बात आती है इनका हम उच्चारण कैसे करें, इनका उनको बोले कैसे। हमारे मुख के अंदर जितने भी अंग हैं उनको बोलने में, इन वर्णों को बोलने में उन अंगों का क्या योगदान है, इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह के अंदर के सारे अंग काम कर रहे हैं। किसी वर्ण को बोलने के लिए जीभ का प्रयोग होता है, किसी वर्ण को बोलने के लिए दांत का प्रयोग होता है, किसी वर्ण को बोलने के लिए जीभ किसी स्थान से टकराती है, किसी अन्य वर्ण को बोलने के लिए जीभ किसी अन्य अंग से टकराती है। तो अब हम बात करते हैं इन सभी वर्णों को बोलने के लिए, इन सभी वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारे मुंह के कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। बात करेंगे वर्ण के उच्चारण स्थान की। अभी मैंने बताया उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान होता है जिन अभी हमने जो बात की थी वर्णों की, उन वर्णों को बोलने के लिए हमारे मुंह के अंदर जो विभिन्न अंग हैं वो अंग, उन अंगों से किस प्रकार हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका, अब ये 48 वर्ण हैं, 48 वर्णों का उच्चारण करने के लिए अलग अलग किस प्रकार अंगों का प्रयोग करते हैं, बहुत कठिन हो जाएगा पूरा याद करना। तो हम एक सरल तरीके से आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। एक सूत्र के द्वारा 8 या 10 वर्णों की पहचान हम कर लेंगे। उन सूत्रों की बात हम करते हैं। एक छोटा सा सूत्र आपको याद करना है और 8 से 10 वर्णों का उच्चारण स्थान आपको कंठस्थ हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र है
वर्ण आते हैं। ठीक है, जैसे इसका इस सूत्र का पहला वर्ण है अ, इसका मतलब लघु और दीर्घ आ। ठीक है, फिर कु, कु मतलब है का वर्ग के सभी पांचों व्यंजन, का वर्ग के सभी पांचों व्यंजन, क, ख, ग, घ और अंग, ये सभी वर्ण। फिर है ह, अगला वर्ण है ह, और तीसरा शब्द लिखा हुआ है विसर्ग। इस सूत्र के द्वारा हमको ये पता चल जाता है लघु आ, दीर्घ आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह, और इसी के साथ विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, हमने एक छोटा सा सूत्र याद किया और हमको 5 7 और 9 वर्णों का उच्चारण स्थान पता चल गया। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे अलग अलग सूत्रों के द्वारा। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है दूसरा सूत्र है इच्युएसा नाम तालु। इच्युएसा नाम तालु। पहला वर्ण इसका है ई, लघु ई, दीर्घ ई, दूसरा चू, चू का मतलब चा वर्ग के सभी पांचों वर्ण, च, छ, ज, झ और ञ। फिर तीसरा है य, और अंतिम वर्ण है श। लघु ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, इन सभी 9 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है ऋतुर्षाणाम मूर्धा। इसकी फिर व्याख्या करेंगे। इसका पहला वर्ण है री, री। फिर टा वर्ग के सभी पांचों वर्ण, क, ख, ग, घ, ङ, रा और स। ऋतुर्षाणाम मूर्धा, री, ट, ख, ग, घ, ङ, र और स। ये सभी इन सभी 8 वर्णों का
उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, हमने अभी सिर्फ 3 सूत्र पढ़े और लगभग 30 वर्णों का उच्चारण स्थान हमने जान लिया सिर्फ 3 सूत्रों से। ऐसे ही और आगे सूत्र हैं वो भी हम जानेंगे। चौथा सूत्र है नृतुलसा नाम दंता। अगला सूत्र है नृतुलसा नाम दंता। इसके लिए कौन कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है लृ, लृ हो गया। दूसरा ता वर्ग है टू, तो ता वर्ग के 5 वर्ण अ, द, भ, न, फिर ला और सा। इस सूत्र के द्वारा नृतुलसा नाम दंता, लृ, तावर, ल और सा, इन सभी 8 वर्णों का उच्चारण स्थान दंता, दांत से होता है। ठीक है, दांत के द्वारा, दांत की सहायता से इन वर्णों को बोला जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है। 5वां सूत्र उपोपध्मानीयानाम कोष्ठौ। पहला वर्ण इस सूत्र का उ है, तो लघु और दीर्घ उपु, उ का मतलब पा वर्ग के सभी 5 वर्ण अ, ब, भ और म। ये 2, 2, 4, 2, 6, 7, ये 7 वर्ण, इन 7 वर्णों का उच्चारण स्थान ओठ। इन सभी 7 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? हमारे ओष्ठ। इन ओष्ठों के द्वारा इन सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है। उ, उ, प, ब, भ, म। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। ठीक है, ये हमारे 5 नियम हैं। अभी आगे और है, उनको भी देखेंगे। इनको मैनेज कर देता हूं। अगला नियम है इमंगट का नाम नासिका च। इसमें सारे नासिक के वर्ण शुरुआत से सभी वर्गों का अंतिम वर्ण, सभी वर्गों का अंतिम वर्ण
सभी वर्गों के 5 वर्ग मैंने बताए थे, कावर, चावर, टावर, तावर और पावर। इन सभी वर्गों का अंतिम वर्ण अंग, या, ण, न और मा, इन सभी वर्गों का वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं नासिक के वर्ण। अगला सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। ए और ए, ए और ए मुंह के 2 अंगों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, कंठ और तालु। जब हम इन 2 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के 2 अंग कार्य करते हैं, एक है कंठ और दूसरा है तालु। दोनों मिलकर के दोनों वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, आठवां अगला सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम। फिर यहाँ ऊपर हमने 2 अंगों की सहायता से ए और ओ को बोला था, फिर से यहाँ ओ और ओ को भी 2 अंगों की सहायता से उच्चारण करेंगे, और वो 2 अंग हैं कंठ और ओष्ठ। ओ और ओ को बोलने के लिए हमको 2 अंगों की सहायता लेनी पड़ती है, और वो 2 अंग हैं, एक कंठ और दूसरा ओठ। दोनों होठों की सहायता से और कंठ की सहायता से ओ और औ का उच्चारण करते हैं। अगला सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, और इसमें सिर्फ एक वर्ण वा है, उसका उच्चारण स्थान भी 2 अंगों की सहायता से किया जाता है। कौन कौन से? एक तो दांत और दूसरे ओष्ठ। ठीक है, जब हम वा का उच्चारण करते हैं तो ओठ भी कार्य करते हैं और दांत भी अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार वा को बोलने के लिए हमको दांत और ओठ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ आज का संपूर्ण वर्ण विचार पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।